के साथ खड़ा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस क्षेत्र का हर महिला का रक्षक है और ज्योतिरादित्य सिंधिया डबरा का चुनाव लड़ रहा है। 28 के महासंग्राम में वैसे तो नेताओं की बयानबाजी खूब सुर्खियां बटोर रही है, लेकिन चुनावी रैलियों में महाराज की भाषण शैली की भी खूब चर्चा हो रही है। बीजेपी में आने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने विरोधियों पर आक्रामक तो दिखते ही हैं, उन्हें गुस्से में भी देखा गया। अगर कांग्रेस ने इतिहास को साक्षी रखा होता और जब जब कांग्रेस ने वादा खिलाफी किया है और सिंधिया परिवार सड़क पे उतरा है, उसके बाद कांग्रेस भी सड़क पे उतर गई है। धोखेबाज और गद्दारी के आरोप लगा रही कांग्रेस को महाराज अपने तरीके से जवाब दे रहे हैं। अपनी रैलियों में वे नुकीले और चुटकीले तीरों के साथ शेर व शायरी से भी हमला कर रहे हैं। अरे पत्तियां कुछ झड़ गई हमसे गुलशन को सींचने में, वो इल्जाम हम पर लगाते हैं बेवफाई का। गुलशन को रौंद डाला जिनके हाथों ने, वही दावा करते हैं इस चमन की रहनुमाई का। बीजेपी और सिंधिया के लिए ये चुनाव नाक का सवाल बन गया है, खासतौर से ग्वालियर चंबल में जो सिंधिया का गढ़ माना जाता है। यही वजह है कि महाराज हर हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस पर हमले का उनका ये अंदाज भी देखिए। छोटा भाई आगे, बड़ा भाई पर्दे की। सही है कि नहीं? सही है, ताली बजाओ। तो चेहरा कमलनाथ जी का और पीछे से डोरी दिग्विजय सिंह की। कांग्रेस की जोड़ी पर सिंधिया एक नहीं कई तरह से हमला कर रहे हैं। कन्यादान योजना को लेकर उनका ये जुदा अंदाज देखिए। लाखों बेटियों की शादी हो गई, 7 फेरे हो गए, बेटी नहीं घर में चली गई, 1 साल निकल गया। सही है कि नहीं? अरे तुमसे सिंधिया जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस से अलग हुए उसे वे बखूबी जनता के सामने रख रहे हैं। कर्ज माफी को लेकर उन्होंने राहुल गांधी पर भी व्यंग बाण छोड़ा। 10 दिन के अंदर सही है कि नहीं? उपचुनाव के मैदान में सिंधिया बदले अंदाज में बल्लेबाजी करते दिख रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस उन पर अटैक तो कर रही है, लेकिन उसी पुराने तरीके से। सभाओं में अलग कर दिया, शिवराज जी ने किनारा कर लिया, तो बड़े बेचैन है, घबराहट है। तो गुस्सा किस पे निकालें? अब भाजपा पे तो निकाल नहीं सकते क्योंकि कांग्रेस पे निकाल के हशरे देख लिया है, गद्दारी करके हशरे देख लिया है। तो भाजपा पे बेचारे गुस्सा नहीं निकाल पा रहे हैं, तो डायस पे गुस्सा निकालते हैं। बीजेपी का पूरा फोकस चंबल ग्वालियर की 16 सीटों पर है। प्रचार के शुरुआती चरण में शिवराज और महाराज की जोड़ी साथ रही, लेकिन अब अकेले महाराज ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी में आने के बाद उन पर एक दबाव भी है। 2018 में इस अंचल की 34 में से कांग्रेस ने 26 सीट जीतकर सत्ता में वापसी की थी। बीजेपी को मात्र 7 सीट पर संतोष करना पड़ा था। इस चुनाव में बीजेपी सभी 16 सीटें जीतना चाहती है। दारोमदार महाराज पर भी है। यदि वे सफल होते हैं तो बीजेपी में उसी तरह से सिर ऊंचा कर अपने राजनीतिक करियर की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहरहाल बदले महाराज और उनके बदले अंदाज का असर जनता पर कितना होगा, ये चुनाव परिणाम तय करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बदले महाराज बदला अंदाज। जिंदगी में अंदाज तो सभी के बदलते हैं और इसके लिए सबसे जिम्मेदार जो होते हैं उनका नाम है श्रीमान वक्त, मिस्टर टाइम। जी हाँ, ये वो टाइम है जिसको लेकर कभी राजकुमार, एक बड़ी चर्चित फिल्म थी इसी नाम की, वक्त, और जिसमें चिनाय सेठ का उनका किरदार होता है और जिसका एक जुमला आज भी हर मौके पर प्रयोग किया जाता है कि चिनाय सेठ जिनके घर शीशे के होते हैं
वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। तो वक्त एक ऐसी चीज है, ये श्रीमान वक्त जो हैं ये कभी हमें दयालु बना देते हैं, कभी हमें मुस्कुराने की तरफ ले जाते हैं, कभी हमें बहुत ईमानदार और बहुत भरोसेमंद बना देते हैं, और कभी यही श्रीमान वक्त हमें गुस्से से भरा बना देते हैं, तकलीफ से भरा बना देते हैं। कई बार हमें ऐसी राहों की तरफ ले जाते हैं कि लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति तो ऐसा था ही नहीं, ये ऐसा कैसे हो गया। लेकिन अंदर जो एक आग है, और आग जो है वो भयानक होती है, सबसे भयानक होती है। आप कोई अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सी आग? जी हाँ, क्या कहा आपने? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बदले की आग। और ये आग आपके तन मन को ऐसा झुलसाती है कि फिर तो आप भड़क उठते हैं। और इस समय अगर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जब सभाओं में संबोधित करते हैं लोगों को, तो शायद बहुत से दृश्य उनकी आंखों के सामने चलते होंगे, और इन्हीं से चलकर कहीं बड़े भाई, छोटे भाई, और कहीं आप देख रहे हैं कि फेरे, उनका जो ख़ास स्टाइल है, फिर वो बच्चे की तरफ भी इशारा करते हैं। तमाम तरह की उनकी जो भाव भंगिमाएँ हैं जो सभाओं में। और फिर एक तो हमने देखा था कपिल साहब के शो में सिद्धू को कि गुरु ठोको ताली, और इधर हमने सिंधिया जी को देखा स्टाइल से बजाओ ताली, बिना कहे वो ताली भी खूब बजवाते हैं फिर इस स्टाइल में। लेकिन ये बदला अंदाज, बदले महाराज चुनाव में कितना कारगर होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी भी उस गहरे पीड़ा से भरे, तकलीफ से भरे, उपेक्षा से भरे अनुभव से सिंधिया जी मुक्त नहीं हुए हैं। ये कितना अच्छा है, कितना ख़राब है, ये भी डिबेटेबल इशू है। तो चलिए पहले हम उन मेहमानों से मिल लेते हैं जो हमारे साथ हैं। सबसे पहले मुलाकात करिए, हमारे साथ हैं बीजेपी के युवा नेता प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता और विधायक संजय यादव जी, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। और ग्वालियर रीजन से वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। डॉक्टर सत्यप्रकाश, पहली टिप्पणी आपसे लेकर हम आगे बढ़ते हैं। आप ग्वालियर चंबल रीजन से ही आते हैं और अंग्रेज़ी पत्रकारिता का एक लंबा इतिहास आपके साथ जुड़ा है। हिंदी अंग्रेज़ी दोनों पत्रकारिता में आप समान अधिकार से काम करते रहे। किस तरह आप देखते हैं सिंधिया जी के ये बदले अंदाज और बदले मिजाज को, जो जनसभाओं में इस समय काफ़ी चर्चा का विषय भी है? किस तरह देखते हैं आप इसको? क्या काफ़ी गहरी कड़वाहट, बेचैनी और कहीं ना कहीं एक प्रतिशोध की भावना भी है सिंधिया जी के मन में? जी डॉक्टर सत्यप्रकाश जी। जी क्यों नहीं, जरूर। एक्चुअली आपने जैसा कहा था कि मिस्टर वक्त, यही इनके साथ वही लागू होता है। आज उनके साथ जो वक्त है उसमें क्यों नहीं वो अटैकिंग मूड में होंगे। उनका कैंपेनिंग का स्टाइल भी बदला होगा, क्योंकि इस उपचुनाव में मुख्य रूप से 3 कंटेंट्स हैं, कांग्रेस, बीजेपी और ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्योंकि ये चुनाव भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण है। अदरवाइज अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया वो स्टेप नहीं उठाते तो शायद उनको नहीं आना, तो ये चुनाव देखने को नहीं मिलता, केवल 3 सीट्स पर चुनाव देखने को मिलता जी। लेकिन जैसा कि उनके साथ हुआ, जैसा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में जो उनको देखने को मिला, किन्हीं कारणों से वो कांग्रेस से दूर हो गए, चलते चले गए और एक दिन ये स्थिति आ गई कि वास्तव में सड़क पर आ गए। तो आज ये देखते हैं कि 3 बिंदु हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए डू एंड डाई की स्थिति में है, क्योंकि उन्होंने न्यू पार्टी ज्वाइन की है। क्योंकि उनकी शुरुआत प्योर कांग्रेस से रही है। कांग्रेस का उन्होंने पहला चुनाव लड़ा, 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन बावजूद वो बीजेपी की तरफ उस समय नहीं थे। भले उनका परिवार बीजेपी से जुड़ा रहा है, ग्वालियर राजमाता साहब वो फैक्टर हैं जो बीजेपी की फाउंडर मेंबर हैं, जनसंघ की फाउंडर मेंबर हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी बीजेपी की तरफ नहीं रहे। यहाँ पर आने के बाद उनको नई पार्टी में अपने अस्तित्व को बनाने के लिए हर अंदाज को अपनाना पड़ेगा। ये वक्त का तकाजा है। वक्त ही है कि सिंधिया कभी गांधी फैमिली की तारीफ करते हुए नहीं थकते थे, कभी 15 साल के शिवराज सिंह के कार्यकाल की बुराई करते करते नहीं थकते थे, लेकिन आज वही 15 साल की तारीफ करते हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी के लिए ये केवल सत्ता हासिल करने का चुनाव है, लेकिन सिंधिया जी के लिए ये अपने राजनीतिक भविष्य के अस्तित्व को बनाने का चुनाव है। जी, महत्वपूर्ण ग्वालियर चंबल संभाग में जिस अंदाज से वो डॉक्टर साहब
लौटता हूं आपकी तरफ। ग्वालियर बिल्कुल, चंबल अभी संभाग में अगले जिस अंदाज से वो जी अगले चरण में लौटूंगा आपकी Yes. तरफ। आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही है। रजनीश जी, वक्त वाकई एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हर व्यक्ति के लिए प्ले करता है और नाना प्रकार से भी करता है। ये तो दार्शनिक व्याख्या हो गई। हम सीधे राजनीति की कठोर चट्टानी और पथरीली ज़मीन पर उतरते हैं और इस कठोर पथरीली चट्टानी ज़मीन की हकीकत ये है कि चुनाव में जीतने का मंत्र ही सबसे महत्वपूर्ण है। सिंधिया जी के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्वालियर चंबल में अपने उसी करिश्मे को वो दोहराने की तरफ बढ़ें जिसको 2018 में उन्होंने बतौर कांग्रेस सीनियर लीडर और कांग्रेस का अहम चेहरा, बल्कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी कहें तो कोई गलत नहीं होगा, उन्होंने पोज किया था। चुनौती निश्चित तौर पर कठिन तो मैं अगर ना भी कहूं तो ये कहूंगा कि एक ऐसी चुनौती है जिसके नतीजों के बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। किस तरह आप देखते हैं बदले अंदाज बदले महाराज? देखिए, आपने जो कहा दार्शनिक अंदाज वाली बात हो जाएगी मिस्टर वक्त, लेकिन किसी ने कहा है कि सबसे अच्छा राजनेता दार्शनिक ही होता है। वाह। तो मुझे लगता है कि जी। भले ही वक्त को आप अलग अलग ढंग से परिभाषित कर दें, लेकिन संदर्भ और प्रसंग उस वक्त को देखने के सबसे बड़ा कारण बनते हैं। वो वक्त जब सिंधिया जी कांग्रेस में हुआ करते थे, उनके पिताजी का देहावसान हुआ, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, सांसद बने और लंबा समय कांग्रेस में दिया, लगभग 1.5 दशक उन्होंने कांग्रेस में दिया, सींचा। लेकिन उनके साथ में अविश्वास, धोखा, ठगी, जनता के साथ में जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार का अपमान, उतरना है सड़क पर उतर जाइए, आदमी सब कुछ सहन कर सकता है। आपने इतिहास उठाकर देख लीजिए, तख्त बदले गए हैं, सिंहासन से लोग उतारे गए हैं तो केवल अपमान के कारण, संपत्ति समृद्धि के कारण नहीं, अपमान के कारण बड़े बड़े महाभारत युद्ध हो गए। तो मुझे लगता है कि संदर्भ और प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है, अपने के, अपने लोगों के, जनता की आकांक्षाओं के, अपेक्षाओं के, जो उनसे जुड़े हैं उन लोगों के, कुल मिलाकर आपके पूरे राजनीतिक विरासत के अपमान का मामला जब आता है तो फैसला बड़ा लेना पड़ता है। और कोई गैर संवैधानिक फैसला नहीं लिया, कोई गैर लोकतांत्रिक फैसला नहीं लिया, फैसला वो लिया जो कानून उनको अधिकार देता है, फैसला वो दिया जो लोकतंत्र संविधान उनको सहमति दर्ज कराता है, और उसी के आधार पर आप जनता के सामने हैं, जनता के बीच में अब अपना संवाद जनता से कर रहे हैं। वो शैली जनता से कनेक्ट होने की है, अपनी बात समझाने की है। तो कभी फिल्मी अंदाज भी होगा, कभी सहज सरल संवाद भी होगा, लेकिन जिनको हमें समझाना कि कौन छोटे भाई बड़े भाई, क्या उन्होंने किया, क्या हमारी आकांक्षा अपेक्षा थी, हम क्या थे, कौन वो थे, वो सब हम अपने जनता के सामने रख रहे हैं। पॉलिटिकली एजुकेट करने का काम वो कर रहे हैं अपनी जनता के साथ में। जिनका संबंध उनसे आज का केवल में है, जितनी उनकी उम्र उतना नहीं है, उससे कहीं ज्यादा संबंध उनका रहा है। कांग्रेस उल्टा गाली गलौज पर उतरी है, मुद्दों से इतर है। जो सवाल खड़े किए गए उनके अपनों के द्वारा, उनके उत्तर नहीं है। तब से लेकर अब तक जो सवाल बड़े भीषण हैं, उनके उत्तर नहीं हो। जब अपने सवाल करते हैं तो उत्तर जरूर खोजना चाहिए। चलिए, ये आपने फिर एक दार्शनिक बात से अपनी बात खत्म की है कि उत्तर जरूर ढूंढने चाहिए। उत्तर ढूंढ ही रही है कांग्रेस इस समय कि हमसे का भूल हुई जो ये सज़ा हमको मिली, हम पर इल्ज़ाम ये है कि हम ठीक से एडजस्टवा नहीं किए, जो लोग हमारे साथ चलते रहे। संजय भाई क्या जवाब देते हैं, सुनते हैं जरा। क्या ये प्रश्न तो है ही आप लोगों के मन में कि हमसे का भूल हुई जो ये सज़ा हमको मिली, लेकिन छोड़िए उसको बीती ताही बिसारी के। लेकिन अब बीजेपी आप पर, आप चुप हैं ऐसा भी लोग मानते हैं, और आरोप भी आप पर लग रहा है कि आपकी भाषा असंयमित हो रही है। आप किसी महिला नेता को लेकर एक बड़ी, आपके प्रमुख नेता एक बड़ी आपत्तिजनक तथाकथित बात कह जाते हैं। आप पर यह भी आरोप है कि आप मूल मुद्दों से हटकर व्यक्तिगत छीटाकशी की राजनीति पर उतर आए हैं। और सिंधिया जी तो आप पर हमले बोल ही रहे हैं कुरुक्षेत्र की तरह, अपनों का अपनों पर वार। जी संजय जी। लगता था जिंदगी को बदलने में वक्त लगेगा, पर क्या पता था बदलता हुआ वक्त जिंदगी बदल देगा। क्या बात। सिंधिया जी की जिंदगी बदल गई है जी। और व्यक्ति लोगों से, ग्वालियर चंबल के लोगों से जमीन पर लेटकर पैर बढ़वाना पसंद करते थे, जिस व्यक्ति को हाथ मिलाने में एलर्जी होती थी, जिस व्यक्ति ने हमेशा महल की राजनीति की है, जनता की राजनीति नहीं की है, वो व्यक्ति मुंह में जवान तो सब रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो उसे संभाल कर रखते हैं। अब जब व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में आता है तो उल जुलूल नोटंकी, और भारतीय जनता पार्टी में आके सिंधिया जी नोटंकी बहुत जल्दी सीख गए। कांग्रेस ने जो सम्मान इतनी कम उम्र में जिस व्यक्ति को केंद्रीय मंत्री बनाया हो, जिस व्यक्ति
कांग्रेस के स्टार प्रचारक के साथ पूरे देश के नेता हुआ करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी में आकर एक क्षेत्र में सिमट गए। लेकिन मैं यहां देख रहा हूं, मैं अभी अशोकनगर में हूं, केंद्र में कांग्रेस की 10 साल सरकार थी। अगर सिंधिया जी कर्मवीर होते तो 15 सालों में ग्वालियर चंबल संभाग की दिशा और दशा बदल देती। अगर दिशा दशा नहीं बदल पाए, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो ग्वालियर चंबल संभाग ने कांग्रेस को जिताया था। क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने 15 वर्षों से ग्वालियर चंबल का अपमान करके रखा था, कोई विकास की धारा यहां नहीं बहाई थी। और अगर उस समय भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं कर रही थी तो सिंधिया जी सड़कों पर आने की बात कर रहे थे। 15 साल सिंधिया जी सड़कों पर क्यों नहीं आए? क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी से उनकी उस समय सेटिंग थी? अगर सेटिंग थी तो आपने विकास कार्य क्यों नहीं करवाए? आज अशोकनगर में भी देख रहा हूं, इन जितने बार सिंधिया जी सांसद थे, एक उनके हुए किए हुए काम नहीं भारतीय जनता पार्टी ने तो किया ही नहीं। सिंधिया जी भी तो सांसद थे, मंत्री थे, तब तो कुछ काम करवा सकते थे। लेकिन सिंधिया जी को विकास, क्योंकि सिंधिया जी कर्मवीर नहीं, सिंधिया जी विचारवीर हैं, जैसा रजनीश भाई कह रहे थे, विचारों से व्यक्त कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी मुंह की पार्टी है, बातों की पार्टी है। मैं एक किस्से पे पूरे नहीं जाना चाहता है वो, लेकिन उसका छोटा सा अंश बताता हूं कि किस तरह से एक कोई जानवर है, वो बैलगाड़ी के नीचे चलता है और वो समझता है कि बैलगाड़ी में चला रहा। तो वही सिंधिया जी की स्थिति। कांग्रेस ने, ग्वालियर चंबल ने कांग्रेस को मतदान दिया था और कांग्रेस के लोगों को जिताया था जी। लेकिन ग्वालियर चंबल की जो मिट्टी है, वो मिट्टी गद्दारी पसंद नहीं करती। यहाँ कमलनाथ जी की कांग्रेस की चलिए मैं लौटता हूँ जी जी। भ्रम, लेकिन भ्रम जो है फिर दार्शनिक व्याख्या है, लेकिन भ्रम बहुत ऐसा नहीं है कि भ्रम का संसार बड़ा व्यापक है और भ्रम सब किसी को है। हम लोगों के बारे में भी कहा जाता है कि हम भी बड़े भ्रम में जीते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है, मैं मीडिया और चौथे स्तंभ की बात कह रहा हूँ, कि उसके कहने से घट जाएंगी, हो जाएंगी। तो भ्रम से निकलना बहुत ज़रूरी है और यथार्थ की पथरीली ज़मीन, हरिवंश राय बच्चन कहते थे, भावना जल है, उसमें तैरा जा सकता है, लेकिन घर विवेक रूपी चट्टान पर ही बनता है। तो मैं फिर चलता हूँ डॉक्टर सत्य प्रकाश की तरफ और फिर रजनीश जी की तरफ आऊँगा और फिर आपकी तरफ परिपथ सर्किट पूरा करूँगा। ये डॉक्टर सत्य प्रकाश, सिंधिया जी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, एक बड़ी अलग शैली है उनकी, एक बड़ी ज़बरदस्त शैली है और उतनी ज़बरदस्त शैली भाषण की शिवराज जी की है। जितनी भावना प्रधान शैली शिवराज जी की है, उससे बिल्कुल अलग अंदाज की शैली, लेकिन उतनी भावना प्रधान शैली सिंधिया जी की भी है। तो बीजेपी में जहां हम देख रहे हैं कि दो अलग अलग भाषण शैलियां जो बहुत गहरी जनता से कनेक्ट करने की कोशिश करती वो है, और उधर कांग्रेस में कमलनाथ जी एक बहुत सिंपल और बहुत सादी और बहुत टू द पॉइंट बात कह के मुश्किल से 5 से 7 मिनट में अपना भाषण ख़त्म करने की परंपरा की तरफ बढ़ते हैं। मैं एक सवाल पैरेलल ये कर रहा हूँ कि ये प्रचार का युग है, ऐसे में आप कितना देखते हैं? एक तरफ बहुत सादगी भरा कमलनाथ जी का स्पीच करने का अंदाज और एक तरफ दो भाषण के निष्णात नेता, कितना अंतर पैदा करेगा ये? क्योंकि अब हम चुनाव प्रचार के महत्वपूर्ण चरण में पहुंच रहे हैं। जी डॉक्टर सत्य प्रकाश जी। जी, अगर फेयरली हम शरद जी बात करें तो इन तीनों में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो अंदाज है, शायद वो बहुत शानदार अंदाज है, क्योंकि उनको जनता को कनेक्ट करने का स्टाइल है उनके पास, नो डाउट। मैंने उनको 2013 की असेंबली इलेक्शंस में एज ए कैंपेन हेड मध्य प्रदेश देखा, 2018 में देखा, पर उनका जो अंदाज था वो अंदाज आज आपके चैनल ने जो इशू लाया कि बदला हुआ है, वाकई वो बदला हुआ है। उस समय वो केवल अपने परिवार को थोड़ा सा लाते थे राजनीति में या चुनाव प्रचार में, वो ज्यादातर कांग्रेस, नेहरू गांधी परिवार या कांग्रेस के इतिहास की बात करते थे। लेकिन अगर हम आज देखें तो वो कहीं ना कहीं अपने परिवार, सिंधिया परिवार को भी यहाँ सामने ला रहे हैं, क्योंकि कई जगह वो ये बोलते दिख रहे हैं, कई जगह, एक जगह नहीं, कई जगह कि ये चुनाव ना कांग्रेस का
ना ये चुनाव कांग्रेस का है, ना ये चुनाव बीजेपी का है, ना ये वहां बीजेपी का कैंडिडेट है उसका है। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के अस्तित्व का चुनाव है। और ग्वालियर चंबल संभाग में वो ये जानते हैं कि सिंधिया परिवार का पुराना इन्फ्लुएंस रहा है, ये उनका गढ़ क्या कहा जाता रहा है, तो उसके अस्तित्व का दोबारा ये चुनाव है। आपने देखा सिंधिया जी को एक डर भी है यहाँ। 2018 में जो 26 सीटें 34 में से कांग्रेस ने जीती थी, उसके पीछे एक दूसरा कारण था। यहाँ का जो दलित था, दलित मूवमेंट के कारण बीजेपी से नाराज हो गया था और बसपा की तरफ नहीं गया, क्योंकि बसपा की तरफ जाता तो वोट उसका कट जाता और बीजेपी को फायदा हो जाता। वो बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचाना चाहते थे। सिंधिया जी का एफर्ट रहा, प्लस महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहा कि वो बीएसपी का जो वोटर था, एससी वोट था, वो सीधा सीधा कांग्रेस की तरफ चला गया। कहीं अब दोबारा स्थिति में बदलाव हुआ नहीं, कहीं दोबारा ये एससी की तरफ ना चला जाए, ये भी सिंधिया जी को भय है, तो उसका भाजपा को नुकसान हो सकता है। इसलिए भाजपा सिंधिया जी अपने व्यक्तिगत रिलेशंस की दुहाई दे रहे हैं, जिसके कारण वो दलित समाज एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो कहीं ना कहीं भाजपा से दूर हो गया है, उसको दोबारा 2018 जी मैं बिल्कुल दोबारा इसको यहाँ पर लाने का प्रयास करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे आपकी लगी कि मध्य प्रदेश में ये जो चुनावी जंग है, इसमें एक और पॉलिटिकल घराने की एंट्री बड़ी ताकत से हुई है और इस घराने का नाम है सिंधिया घराना। इसमें राजमाता जी भी शामिल हैं, माधवराव जी भी शामिल हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने उसी परिवार और अपने परिवार के अपने पिता, स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय दादी का जिक्र निश्चित तौर पर कर रहे हैं और इसके पीछे एक इमोशनल अपील की कोशिश भी है। रजनीश जी, देखिए, इसमें कहीं कोई संदेह और दो मत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सांस्कृतिक परंपराओं की विरासत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की है। उनकी एक राजनीतिक विरासत भी है, राजमाता की है। स्वयं उनके पिताजी सबसे पहले सांसद जनसंघ से थे, बाद में कांग्रेस में पहुंचे जी, और कांग्रेस उनको बीच में छोड़ना भी पड़ी, वो भी सबके सामने तथ्य है। और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो कांग्रेस को छोड़ने का काम किया, वो व्यक्तिगत केवल मान सम्मान अपमान का मामला नहीं है, एक पूरे समूह के साथ में। और जो जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, और कौन जनप्रतिनिधि, आप औसत आयु निकालेंगे सभी जनप्रतिनिधियों की मिला के तो आपको 40-45 साल की निकलेगी, जिनका लंबा कैरियर सामने राजनीतिक तौर पर। अगर कांग्रेस में उनका भविष्य बहुत उज्जवल होता, बहुत समृद्ध भविष्य होता, तो कांग्रेस को छोड़ने की जरूरत नहीं करते। और कांग्रेस पार्टी का भविष्य बहुत उज्जवल होता तो भी चुनाव में जाने की जरूरत नहीं करते कि हमें चुनाव लड़ना पड़ेगा, कांग्रेस छोड़ के जाएंगे, त्यागपत्र विधानसभा से देंगे। वो साहस तभी करता है जब जनता से कनेक्ट हो और जनता पर भरोसा हो कि जनता की अपेक्षा आकांक्षा पूरी नहीं हो रही है, इसलिए हमें त्याग करना पड़ेगा, कांग्रेस को भी और विधानसभा की सदस्यता को भी। तो जनता और वो नेता और पूरे का पूरा एक कम्युनिटी जो खड़ी हुई है, वो मुझे लगता है कि वो सिंधिया जी उसको संवाद कर रहे हैं। ये प्रचार का युग नहीं है, संवाद का युग है। और जब संवाद में आप अपनी डिलीवरी जो आपके विचारों की है, अपनी सोच की है, जो आपकी कार्यशैली की है, जब तक नहीं पहुंचेगी, प्रदर्शित नहीं होगी, सामने नहीं होगी, जनता आपको रिस्पांस किस बात पर करेगी? जनता भी तो आपको समझना चाहती है हर पल, हर प्रसंग में, हर संदर्भ में। संजय जी की रिएक्शन ले लेता हूं। संजय जी, बीजेपी का ये भी कहना है, या आप आरोप भी कह लीजिए, कि आप सभी यानी कांग्रेसी जितने भी हैं अपने भविष्य को लेकर भी चिंतित हैं। देखिए, पहली बात तो शर्मा जी ने जो बात कही कि स्वाभाविक परिवार की विरासत लेकर आ रहे हैं। अगर इनके परिवार की विरासत को लेकर जनता वोट देती तो पिछला चुनाव सिंधिया जी गुना लोकसभा से 2 लाख से करीब ज्यादा मतों से नहीं हारती। जो लोग, अब नया युग आ गया है, लोग लच्छेदार बातों पर या स्टाइल से बातों से वोट नहीं देते। तो जनता तो ये देखती है कि आपने क्या किया, या जनहित के लिए आप कौन सा काम करने जा रहे, या आप जो बोलते हैं वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जनता इस बातों पे विश्वास करने लगी है। लच्छेदार भाषणों का जमाना गया। एक जमाना था जब लोगों को आप गुमराह भ्रमित करके लच्छेदार बातें करके आप चुनाव जीता जा सकता था। अगर सिंधिया के परिवार की, ठीक है, सम्मानीय परिवार था, जैसे रजनीश जी ने कहा कि इनके पिताजी पहला चुनाव जनसंघ से लड़े थे, और आप कह रहे थे, अभी रजनीश जी कह रहे थे कि सिंधिया जी का अपमान हुआ होगा, तो उस समय स्वर्गीय श्री माधवराव सिंधिया जी का जनसंघ में अपमान हुआ था। तो इस परिवार में आया राम गया राम वाली स्थिति बन गई। तो अब जनता, नया युग आ गया है, लोग सब देख रहे हैं, टीवी है, मोबाइल है, हर चीज उसके सामने है। वो समझ रही है कि सिंधिया जी की बातों पे अब भ्रमित होने वाले लोग नहीं है। अब महल से लोग यहाँ के आजाद हो चुके हैं। आप देखिएगा कि 10 तारीख 3 तारीख के बाद जब 10 तारीख को रिजल्ट खुलेगा
तो ये भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले सिंधिया जी का अपमान करेगी। और अगर सिंधिया जी को अपनी व्यक्तिगत काबिलियत पे इतना भरोसा था तो सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेके अभी क्यों कह रहे हैं कि सिंधिया चुनाव लड़ रहा है? चलिए वक्त नहीं है हमारे पास, मैदान वक्त में नहीं है। जी जी, बहुत धन्यवाद संजय जी, धन्यवाद रजनीश जी और धन्यवाद डॉक्टर सत्यप्रकाश। महत्वपूर्ण बात यह है, वो भले ही कांग्रेस ने चुटकी लेने के अंदाज में या आरोप की शैली में संजय यादव जी की तरफ से जो बात आई है कि सिंधिया जी आगे बीजेपी में किस तरह की परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ेंगे, ये भी एक बड़ा प्रश्न तो निश्चित तौर पर है, क्योंकि बीजेपी की रीति नीति और बीजेपी की शैली बहुत भिन्न है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसे नेता हैं जो भावना की राजनीति को लेकर आगे बढ़ते हैं। और ये बात उन्होंने कुछ समय पहले बंसल न्यूज़ से चर्चा में भी कही थी कि मैं भावना की राजनीति करता हूँ, मैं दिल से राजनीति करता हूँ, मैं दिमाग की राजनीति नहीं करता हूँ। और शायद ये भी बातें हैं कि कुछ सिंधिया जी को एक बड़े नेता की तरफ से जो बात निकल कर आई है, अगर हम गुरुवार की बात करें, कि ये भी कहा गया कि पूरी तरह से वो रच बस जाएंगे आने वाले समय में, थोड़ा समय इसमें लग सकता है। ये बातें भी बताती हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो चाहती है कि जो उसका शास्त्रीय अंदाज है, जो उसका क्लासिकल वे है राजनीति में, सार्वजनिक रूप से भी प्रदर्शन का और पर्दे के पीछे का भी, जो भी व्यक्ति बीजेपी में है वो उसको फॉलो करे। ये भी एक बड़ी चुनौती है। चुनाव की चुनौती से तो निश्चित तौर पर 10 नवंबर के बाद नतीजे हमें बता देंगे कि कौन पास हुआ और कौन पास नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी के साथ चलने की चुनौती में भी सिंधिया जी को पास होना है। और निश्चित तौर पर ये एक ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा गहरी चुनौती है और मुझे लगता है हमें लगता है कि सिंधिया जी खुद इसको बहुत बेहतर समझते हैं। नमस्कार।